सबसे पहले मैं राजेश पांडे जी को, उनकी पूरी जो आयोजन समिति है, उनका बहुत-बहुत जो है उनको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय जो है वेबिनार का आयोजन किया है। और साथ ही मुझे इस वेबिनार से जुड़ने का जो सौभाग्य उन्होंने दिया, उसके लिए मैं उनके दिल से अत्यंत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल कोविड-19 में आवाज़ मेरी आ रही है? Yes, yeah, very clear, madam. We are हाँ, listening you. क्योंकि ये दिक्कत आ रही थी पहले भी। नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, प्लीज जी, जी, कंटिन्यू। थैंक यू। तो कोविड-19 के कारण सभी ने देखा कि जहाँ तक सारी संस्थाएँ बंद हो गईं और पुस्तकालय को भी बंद करना पड़ा। उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पुस्तकालय की विज़िबिलिटी को बनाए रखना, उसमें यूज़र तक कैसे पहुँचे और अपनी सेवाओं को यूज़र तक कैसे पहुँचाएँ, ये बहुत बड़ी समस्या रही। जैसा कि अभी हम लेक्चर सुन रहे थे मनोरमा जी का, उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू ही हम लोग जो है यूजर तक पहुंच सकते थे और उनको प्रेरित कर सकते थे शिक्षा ज्ञान के लिए। अब क्योंकि जैसा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया है कि संस्थाएं खुलने लगी हैं। Am I audible? Yes, ma'am. मैडम कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए I thought it was not audible. It's not visible as well. I thought. तो जिस तरह से गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया कि अब यूनिवर्सिटीज खुलेंगे, तो साथ में जो है पुस्तकालय को भी खोलना ही होगा। ऐसे वो समय बनाए में हैं, फोटो हाँ, खींच रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती यह है लाइब्रेरी के सामने कि क्योंकि इतने महीनों के बाद पुस्तकालय खुल रहे हैं, तो भवन को कैसे सैनिटाइज करें और जो पुस्तकालय का स्टाफ आ रहा है, उसको कैसे सुरक्षित रखें। तो ये चुनौती है उनके सामने कि जितना भी हमारा स्टाफ है, उसके बाद प्रॉपर प्रशिक्षण हो, उसके पास ये ज्ञान हो कि अपने को कैसे संक्रमण मुक्त रखे। साथ ही पुस्तकालय को भी सैनिटाइज करने के लिए और सेफ्टी बनाए रखने के लिए स्टाफ की, उसको इस तरह के उपकरण देना, मास्क देना और स्क्रीनिंग करके ही अंदर आने देना, इस तरह की समस्याएं हैं। क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं कि दिन पर दिन संक्रमण फैल रहा है और कम तो नहीं हो रहा है। तो इसमें अपने आप को बचाए रखना, अपने स्टाफ को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और साथ ही क्योंकि जब पुस्तकालय खुलेंगे, अभी तो छात्र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब छात्र आएंगे तो उनके साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना है और कितनी उनकी संख्या पुस्तकालय के भीतर होनी चाहिए, इसको भी हमें देखना होगा। इसके लिए हमें अपने नियमों में परिवर्तन करना होगा। जैसा कि पुस्तकालय पहले 8 से 8 खुल रहे थे, जैसे कि पुस्तकालयों की समयावधि अलग-अलग थी। तो इसमें ये देखना कि पुस्तकालय का समय क्या होगा? क्या पुस्तकालय पूर्ण पहले की तरह पूर्ण अवधि के लिए खुलेंगे या फिर अल्प अवधि के लिए खुलेंगे? तो इसमें किस तरह का डिसीजन लेना है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एकदम से पूरा सामान्य पहले की तरह फंक्शनिंग करना आसान नहीं होगा। तो लाइब्रेरी के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इसी तरह लाइब्रेरी की पॉलिसी में भी हमें अपने परिवर्तन करने होंगे। अपनी जो लाइब्रेरी समिति है और जो भी अथॉरिटीज है, उनके साथ मीटिंग करके, जैसा कि डॉक्टर मनोरमा जी बता रही थी कि हमें अब पुस्तकालय में पहले की तरह संख्या हम नहीं रख सकते। पहले पुस्तकालय के सामने चैलेंज था कि फुटफॉल को बनाए रखना, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र आए और वहाँ फुटफॉल बढ़े। लेकिन ऐसे कोविड काल में इसका जस्ट उल्टा होगा, हमें उनकी संख्या को सीमित रखना होगा। तो ये कैसे कर सकते हैं? इस तरह के हमें डिसीजन लेने होंगे कि एक समय में कितने छात्र पुस्तकालय के भीतर आए और ऐसी सिचुएशन से भी बचा जाए कि वो एक जगह एक साथ एकत्रित ना हो। जैसे कि हमें फर्नीचर की संख्या को लिमिट करना होगा और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, जैसे कि रीडिंग रूम है, संदर्भ कक्ष है, और आजकल जैसे लाइब्रेरी में सुविधा हुई है पर्सनल रीडिंग रूम को, जहाँ पर बैठ के एक साथ बच्चे पढ़ते थे। ये भी देखना होगा कि उन रूम को हम बंद करें या इसके कुछ अल्टरनेटिव सोचें जिससे छात्रों को भी असुविधा ना हो। और इसके साथ ही जैसे आगम निर्गम काउंटर है, जहाँ पर पुस्तकों का रिटर्न होता है, इशू होता है,
तो वहाँ पर अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ डायरेक्ट बुक के कांटेक्ट में होता है और वहाँ पर यूजर भी उसके पास आते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ऑटोमेशन में भी हमें बुक को हाथ में लेके स्कैन करना होता है। तो अगर पुस्तकालय का बजट अलाउ करता है, यूनिवर्सिटी का बजट अलाउ करता है, तो RFID जैसी टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब भविष्य इन्हीं सारी तकनीक का होगा, क्योंकि हमें संक्रमण से बचना है और बचाना है और ह्यूमन कांटेक्ट को मिनिमाइज करना है। इसी तरह का सिचुएशन को देखते हुए लाइब्रेरी निर्णय ले सकती है कि वो पहले की तरह कार्य करेंगे या कम से कम सर्विसेज यूजर को प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त हमें ये देखना है कि जो हमारे पहले के एरिया से, सिटिंग एरिया से, जैसे कि रीडिंग हॉल, साइबर लाइब्रेरी एरिया, रिसर्च सेक्शन, वहाँ का सिटिंग प्लान अब क्या होगा। पहले के जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 500 लोग एक जगह बैठ रहे थे, 100 लोग एक जगह बैठ रहे थे, तो उसको हमको सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से प्लान करना होगा कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसको हम पालन कर सके और संक्रमित होने से स्टाफ को और यूजर को बचा सके। इसी तरह हमें ये देखना होगा कि अब पहले की तरह क्लीनिंग, जैसे कुछ सेक्शन में क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती थी, बंद रहती थी, तो हमें ये देखना है हर सेक्शंस की प्रॉपर क्लीनिंग हो और वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। और ऐसी सरफेस जहाँ पर मटेरियल बाहर से आ रहा है, ये यहाँ पर किताबें लौटाई जा रही हैं, ऐसे जैसे खासकर प्लास्टिक, मेटल, इन सब जगहों को खास सफाई की जाए। इस पे हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग अभी तक पहले सामान्य रूप से कार्य कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल के बाद जब संक्रमण फैल रहा है दिन पर दिन, तो सफाई पे सबसे अधिक हमें ध्यान देना है। और क्योंकि अब फिजिकल एक्सेस लाइब्रेरी की इतनी स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो जो भविष्य है वह है ऑनलाइन सर्विस और रिसोर्सेज का। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, उसको प्रोत्साहन देना है, जिससे कि यूजर जो है लाइब्रेरी में कम आए और उनकी सारी आवश्यकताएं लाइब्रेरी की वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही पूरी हो जाए। और इसके साथ यूजर को हमें जो भी लाइब्रेरी में नए रूल्स आ रहे हैं उनको लगातार उनको ईमेल के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या लाइब्रेरी की वेबसाइट पे उनको हम बताते रहें और जो भी नए नए अपडेट्स हो रहे हैं उनको कम्युनिकेट करते रहें, जिससे कि वो बार बार पुस्तकालय ना आए, क्योंकि हमें उनको बुला करके संक्रमित नहीं करना, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है तो यूजर एकदम से लाइब्रेरी में आता है, तो इस चीज से भी हमें बचना होगा और उनको जितना है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही रखना होगा। और हमें इस तरह का भी एक प्लान बनाना होगा, जैसे भी न्यूज कल हम देख रहे थे कि मद्रास में उन्होंने फिर से 12 दिन का 15 दिन का जो है लॉकडाउन कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन अगर दोबारा हमारे सामने आती है तो लाइब्रेरी को अपना अल्टरनेटिव प्लान बनाना होगा कि किस तरह से वो यूजर के समक्ष अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको प्रदान कर सकते हैं। बहुत बड़ा जो क्वेश्चन आता है स्टाफ के सामने, क्योंकि अभी कुछ दिन, एक आध दिन उन्होंने बीच में अपना पुस्तकालय खोला था, तो ये प्रश्न आ रहा था कि पुस्तकें वापस की जाएं, पुस्तकें इशू की जाएं, क्योंकि जहाँ भी पुस्तकों को छूना है, क्योंकि जैसा देखा गया है कि इस पर से छूने से संक्रमण तेजी से फैलता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरह से ऐसे रिस्क से बचा जाए, क्योंकि पुस्तकों का पुस्तकालय में निरंतर आना जाना बना रहता है, पुस्तकें क्रय भी की जाती हैं, पुस्तकें किस एरिया से आ रही हैं, ये सब हमें देखना होगा, इससे बचना होगा। क्योंकि एक जो कॉमन गाइडलाइन है वो तो ये है कि आप अपने हाथों को बराबर साफ करते रहें और फेस को ना टच करें, लेकिन जाने अनजाने ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए क्या गाइडलाइन होगी। तो इस विषय में इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सर्विसेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, उन्होंने एक बॉडी बनाई है, रीओपनिंग आर्काइव्स लाइब्रेरी एंड म्यूजियम, OCLC के साथ मिलकर के, जिन्होंने ये एसेस करने का टास्क लिया है कि किस मटेरियल के ऊपर वायरस जो है कितना रहता है, या फिर पुस्तकों को कितने घंटे के लिए क्वारंटीन किया जाए, कितने समय के लिए क्वारंटीन किया जाए, जिससे कि संक्रमण का खतरा कम हो सके। तो कुछ लाइब्रेरीज ने ये बताया कि क्वारंटीन पीरियड जो 14 डेज का है, अगर बुक कोई भी आ रही है उसको उतने दिनों तक स्पर्श ना किया जाए, तो जिससे कि खतरा कम हो सके। इसी तरह कुछ लाइब्रेरीज ने गाइडलाइन जारी की कि 72 घंटे का टाइम जो है सफिशिएंट होगा,
और इसी तरह कुछ लाइब्रेरीज में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, उन्होंने सजेस्ट किया कि 24 घंटे ही पर्याप्त होंगे संक्रमण मुक्त करने के लिए मटेरियल को, जबकि इजिप्ट में वहाँ पर सनलाइट का प्रयोग किया जा रहा है कि पुस्तकों को सनलाइट में अगर रख दिया जाए या लाइब्रेरी के अंदर ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो और वहाँ पर पुस्तकों को रख दिया जाए तो वो डिसइंफेक्ट हो सकती हैं। इस तरह के प्रयोग लोग अपने पुस्तकालय में इस नए संकट काल में कर रहे हैं। जिस तरह आजकल डीवीडीज आ रही हैं, सीडीज लोग थीसिस जमा करने से पहले पुस्तकालय में लाते हैं, तो डायरेक्ट उनको ना टच करें। इसके लिए सुझाव दिया गया कि उनको अल्कोहल वाइप से साफ करें, जिससे कि उसको डिसइंफेक्ट हो जाए। इसी तरह ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने बताया उनके यहाँ की लाइब्रेरी में इस तरह का निर्णय लिया गया कि एक, जैसे हम लोग की आम आदत होती है कि हम जब पुस्तकों के पृष्ठ बदलते हैं, पलटते हैं, तो हम लिकिंग करके उसको उंगली से पलट पलट के करते हैं, तो इसको बिल्कुल ही मना किया गया क्योंकि ये हैबिट बन चुकी है, इसको स्टॉप करना है। इस तरह का बहुत रिस्क बढ़ जाएगा। इसी तरह के अन्य देशों की लाइब्रेरी में जो भी एक कॉमन प्रैक्टिस भी आ रही है कि हम इस तरह के पदार्थ को या पुस्तकों को छूने से पहले ग्लव्स का इस्तेमाल करें और फेस मास्क यूज करें। इसी तरह इटली की एसोसिएशन में उन्होंने भी कहा कि जब भी कोई बुक्स वापस करने आ रहा है पुस्तकालय में, तो पहले उससे जान लिया जाए कि बुक कहीं ऐसे एरिया से तो नहीं आ रही या किसी वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं थी। तो इस तरह का भी हमें ध्यान रखना होगा, इस तरह का डेटा भी रखना होगा अगर हमें संक्रमण से बचना है। अदर गाइडलाइन में जो सजेस्ट की गई उसमें यह है कि पुस्तकालय के भीतर या एंट्रेंस पे बास्केट रख दिया जाए या इस तरह के डेडिकेटेड टेबल रख दिया जाए कि जब पाठक आए बुक वापस करने तो उन किताबों को उस पर रख दे और उसको उस क्वारंटीन पीरियड तक उसको ना टच करें। इस तरह जेनेवा में भी कहा गया कि स्कूल की लाइब्रेरी में क्लासरूम में एक एक जो है उन्होंने बास्केट रखवाई कि जो भी बुक रिटर्न करना चाहता है सीधे लाइब्रेरी में ना आए, क्लासरूम में ही छोड़ दे। तो इस तरह जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो इस तरह का ना बने, क्योंकि संक्रमण छूने से ही फैल रहा है और बुक्स को तो मालूम नहीं किस एरिया से कहाँ से आ रही है, इससे हमें बचना होगा। और मेटल पे कुछ स्टडी हमने निकाली थी हेल्पलाइन वेबसाइट से, हेल्पलाइन वेबसाइट से, जहाँ पर ये बताया गया कि मेटल पे जो वायरस है वो 3 से 7 दिन तक स्टे कर सकता है, पेपर पे 4 से 5 दिन का संक्रमण बना रहता है, और वुड पे 2 दिन पे, और ग्लास पे 4 से 5 दिन तक, प्लास्टिक पे 3 से 7 दिन तक, कपड़े पे 2 दिन तक और कार्डबोर्ड पर 24 आवर। तो संक्रमण का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है, क्योंकि इस पर अभी कोई एक तरह से इस्टेब्लिश कोई रूल या नियम या थ्योरी नहीं आई है। तो हमें ये सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हुए लाइब्रेरी में उसको बचाना है, स्टाफ को बचाना है और स्टूडेंट्स को बचाना है। और जो बेसिक हाइजीन है वो स्टाफ के लिए वो तो है ही है कि जैसा कि बार बार टीवी पे भी दिखाया जा रहा है, रेडियो में भी आता है कि हम हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें, और जहाँ पर इसकी सुविधा नहीं है वहाँ पर हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और चेहरे को तो बिल्कुल ना छुएं, लगातार ग्लव्स पहने रहें, क्योंकि अगर हम इस तरह से कहीं डायरेक्ट टच कर लेते हैं और फेस को टच कर लेते हैं तो संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और जो एक नियम है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस थे। कहते हैं कि चैलेंजेस हमें जो है अवसर भी प्रदान करते हैं। जैसे कहा गया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई चुनौतियां नहीं आती हम सोचते भी नहीं है कि आगे कैसे चीज़ों को बढ़ावा देंगे और आगे क्या प्रोग्रेस करेंगे। तो इस कोविड काल में हमें जो समस्या आई, जो संकट आया, तो हम लाइब्रेरी प्रोफेशनल को अपनी क्षमताओं का और अपनी कमजोरियों का आकलन करने का भी समय मिला कि हमारी क्या कमियां थी और उनको हम कैसे दूर कर सकते थे। और जो पुस्तकालय के जो नियम है कि प्रयोक्ताओं को किसी भी तरह से सुविधा प्रदान करना, उनको इंफॉर्मेशन प्रदान करना, उनके उद्देश्यों को भी पूरा कर सकें। तो लाइब्रेरीज आर मेकिंग बेस्ट एफर्ट टू फाइंड न्यू अप्रोचेस टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूजर्स। इसमें हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ई रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करें, क्योंकि पिछले जितने लेक्चर सुने वो तो है कि हाइब्रिड लाइब्रेरी का फ्यूचर है वो कभी भी खत्म नहीं होगा इंडिया जैसी जगह पर। तो हमें फोकस करना है कोविड काल में कि संक्रमण से बचाना है, उसको फिजिकल रूप से किताबें अगर उसको नहीं छोड़नी है तो हमें ई रिसोर्सेज पे फोकस करना है
और हमें इसके लिए अपनी बजट भी करना होगा। इसके अलावा लाइब्रेरीज का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत मजबूत नहीं है अभी, उस पर भी हमें फोकस करना होगा, उसको मजबूत बनाना होगा, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन होनी है, कहीं भी इंफॉर्मेशन का नेटवर्क ब्रेक ना हो, इसके लिए हमें उसे स्ट्रेंथन करना होगा। और इस पीरियड में हमने देखा कि हमारी यूजर कम्युनिटी की जो कंप्यूटर है, इंटरनेट यूज करने की भी आदत बढ़ी है, उसमें वृद्धि हुई है, और यूजर की जो डिजिटल लिटरेसी है उसमें भी वृद्धि हुई है। और हमें भी लाइब्रेरी को वेबसाइट को अपडेट करने का, उसकी कमियों को दूर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इस पीरियड में हमने देखा कि लाइब्रेरी की जो सर्विसेज पूरी हो सकी, क्योंकि जिनके पास ई रिसोर्सेज हैं और जिन्होंने रिमोट एक्सेस सर्विस प्रोवाइड की हुई है, वही इस पीरियड में यूजर तक पहुंच पाए हैं और उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज दी हैं। तो इस जो लॉकडाउन पीरियड का जो बहुत बड़ा, जो हम कहेंगे कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर पाए हैं, वो रिमोट एक्सेस सर्विस के थ्रू ही हम अपने उपयोक्ता तक पहुंच पाए हैं। तो हमें इस सर्विस को और भी मजबूत बनाना है, चाहे वो हम कमर्शियल सॉफ्टवेयर हो उसके लिए लें, या जो इंप्लीमेंट का इनफैक्ट सॉफ्टवेयर है उस पर हम मेंबरशिप लेके एक्सेस कर सकते हैं, ई शो सिंधु की सर्विस वगैरह को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमें इस पीरियड में ये अवसर भी प्राप्त हुआ कि हम हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है, और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रचार करें और उसकी यूज़र को बढ़ाएं, उसका यूज़र स्टेटिस्टिक्स हम बढ़ाएं। और जो ये रिसोर्सेज हम लोगों ने ले रखी थी, जिनका यूज इतना पहले नहीं हो रहा था, इस दौरान उनका यूज काफी बड़ा है। और आगे का भी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि इनके हम ये रिसोर्सेज की अवेयरनेस को बढ़ाते रहें। कि कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपना लाइब्रेरी वेबसाइट पे इस तरह की इंफॉर्मेशन चला सकते हैं। और इसके अलावा पर्सनली हम यूजर को, फैकल्टी मेंबर्स को मेल भेज सकते हैं कि दीज आर द रिसोर्सेज, यू हैव टू यूज इट, इसमें ये डिस्क्रिप्शन है, ये सारी बुक्स हैं, इस तरह का उनको हम नोटिफिकेशन या मेल भेज करके उनको अवेयर कर सकते हैं। तो यही आज की आवश्यकता भी है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रयोक्ताओं को सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना भी होगा, जो कि हम लोग अभी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी हमने अपने ऑफिस में भी बात की, अपने कोलीग से भी बात करी, और जो हमारे असिस्टेंट लाइब्रेरियन अभी आएंगे वो भी, उनसे बात हुई कि हम लोग इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दें यूज़र का, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र से कनेक्ट हो, उनको अपनी लाइब्रेरी के फीचर्स के बारे में बता पाएँ। और क्योंकि आजकल वेबिनार का जैसी बात हो रही है कि हम लोग को वेबिनार को अ, देखने का, सुनने का, उसको अटेंड करने का मौका मिला है, तो भविष्य भी इन्हीं चीज़ों का है। और आई थिंक इट इज़ वंडरफुल थिंग, क्योंकि हम किसी भी एरिया में बैठ करके, कोई दुबई से, कोई मलेशिया से, जैसा इस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं, बैठ करके सारे वॉइस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सबसे कनेक्ट होके उनसे बात कर पा रहे हैं और उनको देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, भविष्य इसी का है, और इसको जानने का अवसर हमें इस पीरियड में प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो इस पीरियड में ये भी हमें महसूस हुआ कि हमारी ऐसी बहुत सी रिसोर्सेज हैं जो ई फॉर्मेट में नहीं है। बहुत सारी थीसिस हैं, क्योंकि जो सीडीज हैं उनको अपलोड किया गया है, लेकिन ऐसी बहुत सी थीसिस हैं जिसको हम डिजिटाइज नहीं कर पाए हैं। तो ये हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि उस तरफ हम कार्य करें और उन थीसिस को डिजिटाइज करके, या ऐसे जो रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं लाइब्रेरी को, उसको कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए उनको हम डिजिटाइज करें। तो ये भी अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि किस तरह हम यूजर की इंफॉर्मेशन नीड को उस तरह से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, जो आजकल सारी ही यूनिवर्सिटीज का एक अभिन्न अंग है और बहुत आवश्यक भी है, कि जो भी इंटेलेक्चुअल आउटपुट है फैकल्टी मेंबर्स का, उसको वहाँ पर हम डाल सकें, वहाँ पे पोस्ट कर सकें, जिसका लाभ बाकी लोगों को प्राप्त हो सके। बात हो रही थी वेब पैक की, तो इसको भी हमें कनेक्शन देना होगा, क्योंकि अधिकतर लाइब्रेरियां अभी तक लैन पे ही कनेक्ट है। अभी किसी को कैटलॉग देखना, सिर्फ यही जानना है कि पर्टिकुलर बुक लाइब्रेरी में है कि नहीं है, तो हमें वेब पैक को जो है अवेलेबल कराना होगा। और इस दौरान जो हम अपने लिए भी कहना चाहेंगे, पर्सनल हमारी जो है डिजिटल मीटिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी बढ़ी। जूम, गूगल मीट, टीम्स, गो टू वेबिनार एंड यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह के इतने मीटिंग प्लेटफॉर्म है, और कितना इन्होंने आसान बना दिया कि लॉकडाउन पीरियड में हम अकेले नहीं पड़े, हम अपने प्रोफेशनल से मिलते रहे, कोई कहीं भी था, किसी भी जगह पर था, और इन प्लेटफॉर्म की जरिए हम उनसे बात कर पाए, उनको देख पाए, उनको सुन पाए, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वेबिनार को हम अटेंड कर पाए।
तो इस चीज को जानने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। और पब्लिशर्स जितने स्प्रिंगर, एल्सेवियर और वेब ऑफ साइंस, ये भी लगातार ई रिसोर्सेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमें उन सब सारे प्रोग्राम को अटेंड करने का, उसके बारे में प्रचार करने का और लोगों को बताने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज थी, जैसे ICT इनिशिएटिव ऑफ MHRD एंड UGC, लाइक स्वयं प्रभा, इस तरह के जो इनिशिएटिव थे जिन पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, बट दे आर दिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने स्कूल लेवल से लेकर PT लेवल तक की इंफॉर्मेशन, उसमें ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन है, इसका भरपूर इस्तेमाल करने का मौका इस कोविड पीरियड में मिला। और इसको आगे भी बहुत अच्छे से सबको यूज करना है और इसका प्रचार प्रसार करना है। यूनिवर्सिटी ने भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी इसका लिंक वहाँ पर लगाया हुआ है। और मेरा जितने भी पार्टिसिपेंट अटेंड कर रहे होंगे, तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि वहाँ पर जा करके LU की साइट पर और ये ICT इनिशिएटिव जहाँ पर लिंक दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। तो बहुत ही उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, लाखों इंफॉर्मेशन है और डिसिप्लिन वाइज इंफॉर्मेशन है, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। एंड स्वयं प्रभा, ये नाम सुने भी पहले भी होंगे, अभी इनको आप डायरेक्ट जाकर नाम डालकर सर्च भी कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश, दीक्षा, ई PG पाठशाला, UG मूव कोर्सेज एंड डियर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अब इनका आगे फ्यूचर में एक प्रोग्राम भी होने वाला है। शोध गंगा, ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, साक्षात और मनोरम डॉक्टर, खुद भी मैंने उनके वीडियो लेक्चर देखे हैं वो साइट पर जा करके, तो आप लोगों को भी उसका लाभ ले लेना चाहिए उनके लेक्चर्स का। और इस तरह जो हम लोग को सामान्यतः जो और अपॉर्चुनिटी मिली है, ये आकलन करने का जो मौका मिला है कि हम ICT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें, उनको ज़्यादा इम्प्रूव करें। और क्योंकि संक्रमण काल में इतने ज़्यादा पेशेंट हो गए, तो गवर्नमेंट को मौका मिला कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, क्योंकि ये बहुत ही वीक था हमारे यहाँ। और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बहुत फोकस हुआ, क्योंकि एकदम से जब लॉकडाउन हुआ समस्या आ गई कि किस तरह स्टूडेंट तक पहुंचा जाए, तो इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता हुई कि ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, इनका फ्यूचर क्या होगा और उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। इसके अलावा जो हम लोगों को टाइम मिला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने सर्विस टाइम में कभी इतने लंबे पीरियड के लिए हम लोग घर पे रहे थे, तो फैमिली टाइम हमको मिला, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ समय स्पेंड करने का मौका मिला और बेटर हाइजीन भी हुआ। और जैसे गवर्नमेंट, मोदी जी का भी कहना है वोकल फॉर लोकल, तो सारी स्वदेशी चीज़ों के बारे में उनको यूज़ करने के लिए हमें जानकारी मिली। हम ये कह सकते हैं कि लाइब्रेरीज जो हैं उनको इस पीरियड में जो आकलन हम लोगों ने किया कि उनको एक ब्रांड की तरह अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए जिसपे यूजर रिलाई कर सके, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसा सोर्स है जहाँ से एक विश्वसनीय जो है सूचना प्रयोक्ताओं को प्राप्त हो सकती है। तो पुस्तकालय को अपनी एक ब्रांडिंग करनी चाहिए, ऐसे लॉयल यूजर की एक ईमेल लिस्ट बनानी चाहिए और उनसे डायरेक्ट संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बताते हैं कि लाइब्रेरी उनके लिए क्या वैल्यू रखती है। जैसा कि रंगनाथन जी ने कहा है कि लाइब्रेरी सिर्फ एक स्टोर हाउस नहीं है कि हम कहें वो पुस्तकों का स्टोर हाउस है, लेकिन वो तो एक ज्ञान की गंगा है जिससे वो पूरे शिक्षण संस्था को जो है सिंचित करती है। हम कह सकते हैं वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस, जो हमें चैलेंजेस ही आगे बढ़ने के लिए मौका देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत पेशेंस रखा मुझे सुनना। बहुत